नहीं, कुछ नहीं बोलती। अभी हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे, पर मुझे लगता है यंगवू ऑटिस्टिक है। क्या है? ऑटिस्टिक? ये तुम्हें पसंद है ना? ओए, ओए, वहां से हिलना मत, हिलना नहीं, रुक जा। हाँ? कमीने, तेरी बीवी मर गई सोच के तरस आ गया था मुझे, इसलिए बिना एक बार किराया बढ़ाए घर में रहने दिया, और तूने मेरी ही बीवी पर डोरे डाले। चल निकल इधर से, हरामी। हाँ? आपकी बीवी पर डोरे डाले? मैंने? हाँ, मेरे घर से निकलते ही मेरे घर में क्यों घुस जाता है जवाब? हैं? मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ाता है साले, छोड़ूंगा नहीं। हाँ? अरे मैं काम पर जाने से पहले अपनी बच्ची उनके पास छोड़ कर जाता हूँ। झूठ, तूने मेरे घर में घुसने के लिए इस बच्ची को बहाना बनाया हुआ है। तेरे जैसे हरामी को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी साले, कीड़े पड़ेंगे तुझे, तू देख लेना हरामी। छोटी बच्ची के सामने गाली देते शर्म नहीं आती? तमीज से बात नहीं कर सकते? तू मुझे तमीज सिखाना साले। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मार डालूंगा तुझे। छोड़िए, पैसे मेरे ऊपर हावी निकल जाओ मेरे घर से हरामी का बिल्ले। छोड़िए मुझे, ये गलत कर रहे हैं आप। तू निकल यहाँ से, मुझे नजर मत आना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अरे क्या हो गया? मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो आपस में? हरामी का कहा गया है आपको, आज मुझे चोट पहुंचाना। अगर कोई किसी इंसान को चोट पहुंचाता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है, और सजा बढ़ भी सकती है, और साथ में 1 करोड़ वॉन का जुर्माना। यंगवू, तुम बोलने कैसे लगी? हाँ? आपने सुना ना? सुना ना, मेरी बेटी ने बात की, यंगवू ने बात की। सुना ना आपने? यंगवू ने बात की, यंगवू ने बात की। यंगवू, 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 ये बताओ यंगवू, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? कानून के बारे में कहीं पढ़ा था तुमने? हाँ? क्रिमिनल लॉ। क्या लॉ? क्रिमिनल? तुमने क्रिमिनल लॉ की किताब पढ़ी? आर्टिकल 311 इंसल्ट। अगर कोई किसी का अपमान करे तो 1 साल की सजा और बिना पैसों की जेल में काम करना पड़ेगा, या उसे 20 लाख वॉन का जुर्माना भरना पड़ेगा। पर ये जुर्म तब जुर्म माना जाएगा जब एक गवाह हो। एक आर्टिकल 307 के अनुसार डिफेमेशन है। 2 मानहानि में किसी तरह की सच्चाई ना हो और उससे किसी व्यक्ति के सम्मान और भावना को ठेस ना पहुंची हो। 2 अपमान सिर्फ बोलकर नहीं होता। 1 किसी सच्चाई को बयां करना अपमान नहीं माना जाएगा, पर नफरत में भरकर किसी के सम्मान और भावना को ठेस पहुंचाई गई हो। माफ करना, मेरे पति ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। ये लो, थोड़ी दवा लगा लो। शुक्रिया। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? मेरी यंगवू ने क्रिमिनल लॉ याद कर लिया। हाँ? ये मोटी किताब याद कर ली। क्या सच में? ये तो जीनियस है। तभी तो ये दूसरे बच्चों से इतनी अलग है, क्योंकि ये उनकी तरह मामूली नहीं है। तुम देख लेना, यंगवू एक दिन बड़ी होकर बहुत अच्छी वकील बनेगी। थैंक यू, आपका शुक्रिया। हर माँ बाप की जिंदगी में ये दिन आता है जब वो खुद से सवाल करते हैं,
कि उनका बच्चा स्पेशल है ना? और मेरे पापा के लिए वो दिन था 17 नवंबर और ईयर 2000। और वो दिन था जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ऑटिस्टिक जीनियस है। मेरा नाम वू यंगवू, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा, वू यंगवू। जैसे रबर, चम्मच, कनक, कटक, मलयालम। वू यंगवू। यंगू, ये तोहफा तुम्हारे लिए। मैंने इससे सारे प्राइस टैग हटा दिए हैं। वो यंग का स्पेशल गिम्बाप। अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। ये रहा यंगू गिम्बाप। अब यहाँ आराम से बैठकर खाओ। मैं नाश्ते में सिर्फ वो यंगवू गिम्बाप ही खाती हूँ। गिम्बाप पर भरोसा कर सकते हैं, इसमें जो जो डाला है सब नजर आता है, इसलिए मुंह में कोई अटपटा स्वाद नहीं आता। जरा ऑफिस का रास्ता बताना। हबजोंग स्टेशन तक पैदल जाना है, लाइन नंबर 2 से सबवे लेकर यॉकसम स्टेशन, एग्जिट नंबर 4, ऑफिस सीधे 312 मीटर आगे है। तो कुल मिला के हुए 38 मिनट्स। शाबाश। दूसरों की बातें मत दोहराना, कुछ भी अजीब मत बोलना और किसी को मुंह पर जवाब मत देना। बातें नहीं दोहरानी, अजीब नहीं बोलना और सच पर पाबंदी है। वेल्स की बातें तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर वेल की बात करना जरूरी हो जाए तो? तुम एक्वेरियम में काम करती हो क्या? वेल के बारे में बातें करना कैसे जरूरी हो सकता है? आपकी बात ठीक तो है, पर अगर ऐसी कोई नौबत आ गई तो? तब कर लेना। ठीक है। ओह, शाम को मिलती हूँ पापा। ओके बेटा।
सम स्टेशन। इसे उल्टा नहीं पढ़ सकते, सैम्यक हो जाएगा। योक्सम। मैंने पकड़ लिया। आ जाओ। अब चलो, आ जाओ, आ जाओ, चलो, चलो। ये लो आ गए। इस दरवाजे को समझना मुश्किल है नहीं? थैंक यू। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? अटर्नी जुंगम्योंग सुक के ऑफिस जाना है। अरे वाह, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। चलो आ जाओ मेरे साथ। इस तरफ। हेलो, गुड हाय, कैसी हो मॉर्निंग। तुम? कैसे हो ब्रो? गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? जुनहो, अटॉर्नी जांग वाली फाइल हाँ, कहीं वो देखी? फाइल मेरी टेबल पर रखी है, जाके ले लो। ओके, ठीक है? थैंक्स। ऑल द बेस्ट। मॉर्निंग। सुनिए, वहां नहीं, यहां से जाना है। ये लीजिए। तो ये है अटर्नी जंगम्योंग सक का ऑफिस। मैं नॉक कर दूं? नहीं, मैं खुद नॉक करूंगी। ठीक है, चलिए मैं चलता हूं। Yes, come in. जी कहिए, कौन है आप? मैं नई अटर्नी हूँ वू यंग वू, और मैं हैनबादा लॉ फर्म में काम करूंगी। आज किसी नए अटॉर्नी ने ऑफिस ज्वाइन करना था क्या? अ, मेरे पास एक रिज्यूमे था तो सही। मेरे रेज्यूमे में 2 पेज थे, दूसरा पेज नहीं मिला क्या? दूसरा नहीं तो क्या लिखा था उसमें? स्पेशल नोट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अच्छा, तो अपने बारे में कुछ और बताओ। मेरा नाम वू यंग वू ही रहेगा, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा, जैसे रबर, चम्मच, कनक, कटक, मलयालम। योक्सम स्टेशन। मजाक अच्छा करती हो तुम। मैं कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग आपस में थोड़ी जान पहचान बढ़ा लो। जरूर। चलो, मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऑफिस में तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। क्या है ये सब रबर चम्मच? ऑफिस में ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। रबर, चम्मच, कनक नहीं बोलना, पर इतना आसान नहीं है।
तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? लॉ स्कूल में हम साथ थे। तुम सीईओ को कैसे जानती हो? उन्होंने एक नोट पे लिखा था कि हम तुम्हारा ध्यान रखें। ओह अच्छा, तुम सीईओ की हैंडराइटिंग पहचानते हो? नहीं, इस पर लिखा है हान। यहाँ हनबादा में एक ही है जो खुद को हान बोल सकती है, और वो है हमारी सीईओ। Come in. आपकी भेजी हुई ये नई अटर्नी मिलने आई हुई है। वो आ गई? आपने उसके रिज्यूमे का दूसरा पेज नहीं देखा है क्या? उसमें लिखा है कि उस लड़की को ऑटिज्म है। हाँ, वो मैंने पढ़ा है। और फिर भी आप उसे यहाँ जॉब देने के लिए तैयार हो गए। दूसरा पेज पढ़ने के चक्कर में कहीं तुम पहला पेज पढ़ना तो नहीं भूल गए? वो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएट हुई है। इतने काबिल इंसान को हनबादा कभी नहीं छोड़ सकती। उसमें तो कोई रट्टा मार के भी अच्छे नंबर ला सकता है। मुझे तो कोई ऐसा अटर्नी चाहिए जो क्लाइंट से मिल सके, केस पर जा सके, जिसे अच्छी तरह बात करनी आती हो और साफ साफ बोल सके। जो अपना इंट्रो भी ढंग से नहीं दे पा रही है, उसे मैं कैसे ट्रेनिंग दूंगा? क्या तुम पहले दिन से ही मुझसे इस तरह बात कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि वो मुझसे काफी अलग है। किस लिहाज से? ठीक है, आप चाहती हैं तो मैं उस नासमझ को केस देकर देख लेता हूं। पता चल जाएगा कि वो काबिल है या नहीं। या फिर क्या पता स्पेशल लोगों के बारे में मेरी ही राय गलत हो। वैसे अगर अटर्नी वू यंग वू क्लाइंट से मिलने या केस को हैंडल करने लायक नहीं निकली तो तब तो आप उसकी छुट्टी कर देंगी ना? अच्छा, कर दूंगी। ठीक है। ये लो, इस पब्लिक इंटरेस्ट केस का मटेरियल निकालो। मटेरियल निकालो। तो डिफेंडेंट एक हो गया तुम्हारा। तो डिफेंडेंट एक 70 साल की औरत है। पति दिमागी रूप से बीमार है और डिफेंडेंट ही उसका ख्याल रखती है। हादसे के दिन दोनों का झगड़ा हुआ था। पति उसे गालियां बक रहा था तो उन्हें गुस्सा आ गया और उसके सिर पर वार कर दिया, उस प्रेस से जो सामने रखी हुई थी। प्रेस से जो सामने रखी हुई थी। ये प्रेस दिखने में हम्बैक व्हेल जैसी लग रही है। क्या? व्हेल जैसी? हाँ, हम्बैक व्हेल को स्पर्म व्हेल भी कहते हैं। इसके बड़े चौकोर सिर में स्पर्मेसिटी ऑर्गन यानी शुक्राणु अंग होता है और स्पर्मेसिटी ऑर्गन के अंदर मोम जैसा लिक्विड होता है जिससे ये आवाज निकालती है। हाँ, मैं समझ गया, आगे बढ़ते हैं। आपने हर्मन मेलविल की नॉवेल मॉबी डिक पढ़ी है? उस नॉवेल में जो व्हेल है वो हम्बैक व्हेल ही है। उस नॉवेल में हम्बैक व्हेल को सफेद बताया गया है जबकि असल में उसका रंग डार्क ग्रे या पर्पलिश ब्राउन होता है। ये आखिर तुम क्या बोले जा रही हो? मैं हम्बैक व्हेल के बारे में बोल रही हूँ। केस पर ध्यान देना है या नहीं? हाँ, आई एम सॉरी, व्हेल की बातें मना है। ओ, ये सिर दर्द। ओ, लगता है सिर फट जाएगा। बहुत दर्द है। दर्द के लिए कोई दवा दूं? खाना दो, मुझे भूख लगी है। अभी अभी तो तुमने खाया था, भूल गए क्या तुम? हाँ, ओ मेरा सिर। डिलीवरी है। एक मिनट, आई। लगता है सूखा हुआ खुरमा आया होगा। ओह, तुम हो। नमस्ते, कैसी हैं पहले आप? भी तुम ही डिलीवरी लाए थे ना? तुम तो बड़ी जल्दी ले आए। कुछ देर पहले ही तो मैंने ऑर्डर किया मेहनत करनी था। पड़ती है। मेहनती हो और दिखने में भी तुम बहुत हैंडसम हो। टॉप हस्बैंड मटेरियल। कोई लड़की पसंद है नहीं, कोई नहीं। तो फटाफट ढूंढ लो ना।
अगर मेरी कोई पोती होती तो चटमंगनी पट ब्याह हाँ, करवा काश ऐसा ही देती। होता। क्या लगा रखा है ये? अरे तुम जाओ, बंद करो ये गप्पेबाजी। जाओ फटाफट जाओ यहाँ से। हैं? अरे क्या लगा रखा है? बहुत हंसी आ रही थी। हाँ? तुम मेरे सामने ही खैर मर्द के साथ गप्पे लड़ा रही थी, बेशर्म औरत। फिर कोसना शुरू कर दिया। मैंने कौन सी बेशर्मी कर दी? हमारे पोते की उम्र का था वो। तुम्हारा पति यहाँ बिस्तर पर पड़ा है और तुम्हें हाँ? दिल लगी सूझ रही है? मेरे सामने ये हाल है तो मेरे पीछे से बिस्तर पर ले जाओगी? अरे बस करो बस करो बस करो, चलो ये खाकर देखो। कोई भी आदमी देखा कि बस अपनी खीखी शुरू कर दी। और क्या रंगरलिये चल रही मुझे अच्छी तरह पता है। बेशर्म कहीं की। बेशर्मों की तरह तुम बातें कर रहे हो। तुम्हारी बातें सुनने से तो अच्छा अभी के अभी हम दोनों को मौत ही आ जाए। तो दूसरों को मुंह क्यों लगाती हो? हैं? ऐसा तो छिनाल करती है, छिनाल। क्या तुमने मुझे छिनाल बोला? मुझे छिनाल बोला तुमने? बुढ़िया दिमाग खराब हो गया क्या? छोड़ इसे। नहीं छोड़ूंगी। आज मर ही जाते हैं। पहले तू मरेगा उसके बाद मैं। आज सब खत्म ही करते हैं। रोज रोज मरने से तो अच्छा है हम दोनों मर ही जाते हैं। छुटकारा मिल जाएगा। पिछले 50 सालों से तेरे पीछे लगी हूँ। सुनो सुनो हनी हनी, क्या हुआ? उठो ना। क्या हुआ? उठो हनी। हेलो हेलो, मेरे पति अचानक से बेहोश हो गए हैं। प्लीज जल्दी आओ, प्लीज जल्दी आ जाओ। लिखो 314 यूनिटोंग सुडामनगु योंगरन विला। झगड़े में पति को ब्रेन हेमरेज हो गया। ठीक होने में 12 हफ्ते लगेंगे। पत्नी पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगा है। पत्नी पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगा है। ये क्या है? तुम बार बार मेरी बातें क्यों दोहरा रही हो? आई एम सॉरी, एकलेलिया भी मना है। एकलेलिया? ये क्या होता है? दूसरों की कही बातों को दोहराना भी ऑटिज्म की एक आम निशानी है। तो ये एकलेलिया बंद कर दो। तो ये एकलेलिया बंद कर दो। आगे सुनो। ये बूढ़ी औरत बड़े ही बुरे हालात में है। 70 की उम्र में खुद के शरीर में दर्द रहने के बावजूद हंसते हंसते 80 साल के पति का ख्याल रखती रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रोसिक्यूशन भी यही सोच रहा है, वरना अब तक अरेस्ट वारंट निकल जाता। जान से मारने के शक के बाद भी? ये अच्छी बात है। इसीलिए इस केस की सुनवाई पूरी होने तक उस बूढ़ी डिफेंडेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो अब पूरा केस सुनने के बाद अटॉर्नी वू यंग वू डिफेंडेंट के लिए क्या करेगी? बताओ क्या करोगी? उसे प्रोबेशन दिलवाओ। भले ही कत्ल की कोशिश का इल्जाम हो, फिर भी प्रोबेशन नामुमकिन नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। चलो अब कॉन्फ्रेंस रूम में डिफेंडेंट से मिलने जाना है। नमस्ते अटॉर्नी जंग। हाँ हाँ नमस्ते। मैं यहाँ आपको बस इनसे मिलवाने लाया हूँ। आपकी तरफ से अदालत में केस ये लड़ेंगी। नमस्ते, मेरा नाम वू यंगू है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये बच्ची सच में कोई वकील है? मेरा केस लड़ेगी ये सोच के ही डर लग रहा है। हाँ, मैं भी साथ में ही हूँ, लेकिन कोर्ट में केस यही लड़ेंगी। ये सोल से ग्रेजुएट हैं। लगता तो नहीं। टॉपर्स में से हैं। तो ठीक है, फिर आप दोनों बातें कीजिए। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। आपका एड्रेस देखकर मैं हैरान रह गई। आप अब भी वहीं रहती है? क्या? मैं और मेरे पापा 22 साल पहले वहीं पर रहते थे। हाउस नंबर 201 योंगरन मिला। हाउस 201 22 साल पहले। ओ गुआंग हो, तुमने सोल यूनिवर्सिटी से लॉ किया है? तुम यंगवू हो? यकीन नहीं हो रहा। हाँ तुम यंगवू हो। ओह मैंने पहचान लिया। देखा, मेरी बात सच हो गई। वो छोटी बच्ची
बड़ी होकर वकील बन गई। शाबाश बच्ची, सब कहते थे तुम बहुत तेज हो, तुमने वकील बनकर साबित कर दिया। क्या बात है, कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी प्यारी लग रही हो। और तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? आपके पति को दिमागी बीमारी है, ये कब पता चला? यही कुछ 5 साल पहले। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद काम छोड़ दिया, लेकिन छोटा मोटा काम करते ही रहते थे। खाली बैठना उनकी आदत ही नहीं थी। फिर जब उन्हें दिमागी बीमारी का पता चला तो सब कुछ छोड़ दिया। 5 साल तो हो ही गए होंगे। आपके पति डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सरकारी मुलाजिम थे? हाँ, वो सेक्शन चीफ थे। सरकार उन्हें पेंशन देती है। तो अब गुजारा कैसे होता है? कुछ उनकी पेंशन आ जाती है, कुछ किराया आ जाता है और गुजारा हो जाता है। और आपका वो घर किसके नाम पर है? उन्हीं के नाम पर है। मेरे नाम पर तो बस बिल्डिंग की नेम प्लेट है। क्यों? इसका केस पर कुछ असर पड़ेगा? हाँ? हाँ अटर्नी वू, प्लीज अंदर आ जाओ। पूछताछ के बाद यह है मेरी स्टेटमेंट। ये सब क्या है? अटॉर्नी की स्टेटमेंट है। हाँ वो पता है, पर बेकसूर क्यों? क्योंकि मैं उन पर लगा कत्ल की कोशिश का इल्जाम हटवाना चाहती हूँ। अटर्नी वो, तो तुम्हें वो बेकसूर लगती हैं? ये वो केस है जिसमें प्रोसिक्यूशन ने खुद शुरू से ही डिफेंडेंट को प्रोबेशन देने का मन बना रखा है। उन्हें ये दिखाना कि डिफेंडेंट को पछतावा है और विक्टिम उन्हें खुद कोई सजा नहीं दिलवाना चाहता काफी रहेगा। देखो ये ऐसा केस है जिसमें लॉयर को बस चुपचाप डिफेंडेंट की बगल में बैठे रहना है। अदालत उन्हें अपने आप ही प्रोबेशन दे देगी। अगर कसूर बेकसूर की बहस ही करनी होती तो ये केस तुम्हें क्यों देता, एक नासमझ को, वो भी पहले ही दिन। मुझे लगता है हमें इस केस में उन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्यों? ऐसा सोचने की कोई वजह है? ये सच में मजेदार केस है। इतना मजा तो सिर्फ वेल क्विज में ही आता है। अगर कोई 22 टन की मादा हम्बैक वेल 500 किलो वजन के जायंट स्क्विड को खा जाए और 6 घंटे बाद 1.3 टन के अंडे दे दे, तो बताओ उस हम्बैक वेल का वजन कितना होगा? मुझे नहीं पता। जवाब इजी है, क्योंकि वेल्स कभी भी अंडे नहीं देती। वेल्स मैमल्स है तो वो अंडे नहीं सीधा बच्चे देती है। वजन पर ध्यान लगाओगे तो जवाब नहीं ढूंढ पाओगे, तो फोकस सीधा मेन पॉइंट पर। हाँ तो क्या? ये केस क्रिमिनल केस है, इसलिए लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर रहेगा। पर ऐसा किया तो गलत नतीजा मिलेगा, क्योंकि जवाब छुपा है सिविल लॉ में। सिविल लॉ? सिविल एक्ट आर्टिकल 1004। कोई इंसान पूरे होशो हवास में किसी रिश्तेदार का कत्ल या कत्ल करने की कोशिश करे, जैसे पति या पत्नी जिसे विरासत में प्राथमिकता हो या जिससे विरासत मिल सकती हो, तो उसे जायदाद का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कत्ल करने की कोशिश की। यहाँ मुलजिमा सरकार से रिटायर पति की पेंशन पर गुजारा करती है। जिस घर से किराया आता है वो भी उनके पति के नाम पर है। इसलिए अगर कत्ल की कोशिश साबित हो गई तो पति के मरने के बाद उनके हाथ से पेंशन और घर दोनों चले जाएंगे। ना तो उन्हें पति की पेंशन मिलेगी, ना ही वो घर उन्हें विरासत में मिलेगा। ये सच है कि उन्होंने पति को चोट पहुंचाई थी, इसलिए उन पर से सारे इल्जामों को हटाना तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए झगड़े के जुर्म में प्रोबेशन दिलवाना चाहती हूँ, ना कि कत्ल की कोशिश में। बहुत खूब, अच्छा लगा मुझे। तुमने केस की बारीकी को ढूंढ निकाला। ताज्जुब है कि ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। चलो अच्छा है, आगे से आप सब सोचेंगे। हाँ अच्छा, तुम्हें हॉस्पिटल भी तो जाना होगा ना, तो मैं किसी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। ऑफिस के बाहर डिफेंडेंट और विक्टिम से मिलना मुश्किल होता है। नॉर्मल अटर्नी के लिए भी मिल पाना आसान नहीं है। जी समझ गई। आई एम सॉरी। क्या? मैंने अभी जो नॉर्मल अटर्नी वाली बात कही ना, वो नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है मैं नॉर्मल अटर्नी नहीं हूँ।
दिन में इस टाइम पर नींद आने लगती है। चॉकलेट से नींद भाग जाएगी। थैंक यू। मुझे पता है तुम्हें डार्क पसंद है, इसीलिए वैसे ही लेकर आई हूँ। 82% कोको। ओह वाह, 82%। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जुनो, तुम बिजी हो क्या? क्या? ये सब कुछ तुम्हें उसने दिया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चॉकलेट छोड़ो, हमें तो कोई च्युइंगम देने वाला भी नहीं है। जो बोलने आए हो बोलो ना। काम के सिलसिले में तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। एक नई अटर्नी ज्वाइन हुई है उसके साथ। ओह ऐसा क्या? उसका तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कहो तो मैं दरवाजा पकड़ लूं? जा थोड़ी रही हूँ, किसी का वेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है। वो एक्चुअली मैं भी किसी का वेट कर रहा हूँ। इस घूमते हुए दरवाजे का फायदा ये है कि लोग तो अंदर बाहर जा सकते हैं, पर ये हवा को अंदर बाहर आने से रोकता है। कूलिंग और थर्मल इंसुलेशन के लिए अच्छा है। हाँ सही कहा। पर ज्यादा लोग एक साथ अंदर बाहर नहीं जा सकते। बच्चों और बूढ़ों को पार करने में परेशानी होगी और साथ ही व्हीलचेयर वालों को बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। फायदा 1 है और नुकसान पूरे 3 हैं। शायद लैंडलॉर्ड से बात करके हम इसे बदलवा सकते हैं। अगर डांस करते करते पार करें तो कैसा रहेगा? हैं? मतलब इस घूमते हुए दरवाजे को रिदम पर पार करना आसान होगा नहीं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ बस ऐसे ही। बिल्कुल सही कर रही हो। हमें यही करते करते बाहर निकलना है। जरा 1 मिनट, मुझे कॉल करना है। हेलो, कौन है? हाँ हेलो। अच्छा तुम ही नहीं अटर्नी हो? हाय मैं ली जुन हो, मैं लिटिगेशन टीम से हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है ना? असल में मुझे ही तुम्हें ले जाने का काम दिया गया है। ओह अच्छा, मैं वू यंग वू हूँ। अटर्नी वो यंग वू। तो तुम अटर्नी वू हो। तुम्हारा नाम ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा वो यंग वू। हमें ऑफिस में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैं याद रखूंगा। तो अब हमें चलना चाहिए। एक दो तीन 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। चलो अब आगे बढ़ो। 1 2 3 1 2 3 1 2। वेरी गुड। 1 2। अच्छा डांस करती हो। 1 2 3 1। ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये ब्लड है।
ये वाइट ब्लड दिमाग के ड्यूरामीटर के नीचे इकट्ठा हो गया है और इस कंडीशन को सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। सबड्यूरल हेमाटोमा आमतौर पर किसी बाहरी चोट के कारण होता है। सभी ट्रॉमेटिक ब्रेन इलनेसेस में ये सबसे दर्दनाक और खतरनाक है। इसकी मृत्यु दर 60% के लगभग है और इलाज किया भी तो बाद में इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। पर कोई फ्रैक्चर नहीं दिख रहा। हो सकता है खोपड़ी मजबूत हो। ऐसे केसेस आते ही रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हेमरेज किसी और वजह से हुआ हो? नहीं, इसकी गुंजाइश कम है। सिर पर लोहे के प्रेस से वार किया गया था और आमतौर पर ऐसे मरीज में हाई ब्लड प्रेशर भी देखने को नहीं मिलता। वहां लेटे हुए हैं। आंटी, हम मिलने आए हैं। हेलो। तुम आ गई? आओ आओ। वो अभी सो रहे हैं, चलो बाहर बात करें। कहाँ चली? कौन है? ये लो उठ गए। बेटी यहाँ आओ, जरा देखो इसे। तुमने इसे पहचाना क्या? कौन है ये? याद है सालों पहले मकान नंबर 201 में एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी। अच्छा। वो प्यारी बच्ची और उसके पापा ना सोल यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़े थे, बड़े समझदार थे। अच्छा, तुम उसी हरामी की बात कर रही हो ना? हाँ। जो घर में घुसता था। अरे हाँ? नहीं नहीं, इसी के बहाने घर में घुसता था ना वो। बोलो, मेरे घर से निकलते मेरे घर में घुस जाता था। हाँ? वो हरामी मेरी गैर हाजिरी में इसके बहाने घर में याशी करने घुसता था। अरे चुप हो, क्या बकवास कर रहा है ये उस बुड्ढा? कमीने की बेटी यहाँ क्यों आई है? तू चाहती है मैं यहीं मर जाऊं? चल भाग। अरे सर, क्या करें आप? शांत हो जाइए। अगर दोबारा मेरे सामने आई तो अच्छा नहीं होगा। मत कीजिए। ये कमीने आज भी मुझे मारना चाहते हैं। सब के सब मुझे मारने पर तुले हुए हैं। चल भाग। चुप हो जाइए। मैं यहाँ सर दीवार पड़ा और ये अपना मनु चेहरा दिखाने आया। बाहर जाओ, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। जाओ। अरे हनी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? माफ कर देना, मेरे पति कुछ ज्यादा ही शक्की हैं। वैसे बुरे आदमी नहीं है वो, कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं। बहुत बुरा लगता है, शर्म आती है। हाँ, तो हम पहले क्या बात कर रहे थे? आपने पुलिस को बयान दिया कि आप दोनों का झगड़ा हुआ था और आप उनकी जान लेना चाहती थी। हाँ, अच्छा मौका था, मार ही डालती तो ठीक रहता। इतनी गंदी गालियां तो नहीं सुननी पड़ती। तो आपने जो स्टेटमेंट दिया वो सच था क्या? मेरा बस चले तो उसे अभी मार दूं। अभी क्या मन है जरूरी नहीं, उस वक्त आपने जो सोचा था वो जरूरी है। ओह, कैसे बताऊं? वैसे भी सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है। मारने का सोचा था तो वो कत्ले की कोशिश है। वार करना चोट पहुंचाना कहा जाएगा। सबक सिखाना चाहती थी तो इसे वायलेंस कहा जाएगा। गलती से लगी चोट लापरवाही कही जाएगी। कानून की नजर में हमारी सोच मायने नहीं रखती। आपकी सोच आप पर लगे इल्जाम बदल सकती है। जब मैंने उन्हें फिर से चिल्लाते हुए देखा तो लगा शायद मैं सच में ही उन्हें मार डालना चाहती थी। वो शायद इसलिए क्योंकि आप अभी गुस्से में हैं। किसी की भी फीलिंग्स को समझना मुश्किल है। अगर मुझे किसी को सच में मारना होगा तो उसे धूप से बचाने के लिए उसके लिए पर्दे लगाने का ख्याल भी मुझे नहीं आएगा। न शोर की वजह से उसकी नींद टूटने का डर होगा। ऐसा तो आप उसके लिए करते हैं जिनसे आपको प्यार हो। आप उनके लिए नहीं करते जिन्हें आपको मारना हो। ये केस किस तरफ जाएगा? ये यस, कम इन। अंदर आओ और बैठ जाओ। ओह, तो जुनहो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल गया था। अब विक्टिम कैसा है? अच्छा नहीं है। सजा माफ करवाने का लेटर लेने के लिए फिर से जाना होगा क्योंकि आज तो हमें मौका ही नहीं मिला। क्या बताऊं, बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। अटॉर्नी वो को देखते ही गालियां बकने लगा। उस आंटी की जगह मैं होता तो प्रेस नहीं सीधा हथौड़े से ही मारता। गालियां दी? क्यों? उन्हें लगता है मेरे पापा और उनकी पत्नी का कोई चक्कर चल रहा था। क्या तुम्हारे पापा और डिफेंडेंट का?
कैसी गालियां दी उसने? ये कमीने लोग मुझे मरा देखना चाहते हैं, मुझे मारने पर तुले हैं। हाँ तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था कि जूरी ट्रायल के लिए अर्जी देते हैं। सबूतों से तो ये सीधे सीधे कत्ल की कोशिश है, तो ये बोलने में कोई सेंस नहीं है कि उसने प्रेस से वार तो किया लेकिन हत्या का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में सबूत ही जीतेंगे। हमें दिखाना होगा कि बेचारी के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, तभी जूरी ट्रायल से कोई फायदा होगा और तभी हम जूरी के दिल से जुड़ सकेंगे। मुझे लगता है अगर ट्रायल में मैं अटॉर्नी वो की मदद करूंगा तो अच्छा रहेगा। अगर जूरी का दिल जीतना है तो अपनी बात ढंग से रखनी होगी। और मैंने न्यूज एंकरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया है। सर, नए अटर्नी के स्पीच कंपटीशन में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। अगर हम न्यूज एंकर की तरह बनावटी बातें करेंगे तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। हमें ज्यूरी से बड़े प्यार से दिल छूने वाली इमोशनल बातें करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है अटॉर्नी वू, अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मदद तो लेनी पड़ेगी। हम यहाँ डिफेंडेंट को बेचारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक डिसेबल से ज्यादा बेचारा और कौन हो सकता है भला। और आप तो जानते हैं मुझे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो ठीक है, तुम खुद ही ये केस संभालो। अगर तुम हेनबादा की अटॉर्नी बनकर जाओगी तो बोलने की इतनी प्रैक्टिस करना कि हमारा नाम खराब ना हो। हाँ, मुझे याद रहेगा। तो ठीक है, अब हम कहीं ये वो यंग वो हमारे साथ डिसेबल होने का ड्रामा तो नहीं कर रही है? मुझे तो लगता है वो हम सबको बेवकूफ बना रही है। पता है हम उसे लॉ स्कूल में किस नाम से बुलाते थे? रबर चम्मच। FWA के नाम से। और इसका मतलब है फर्स्ट वो आएगी। हाँ, उसे देखकर मुझे बुरा लगता है। उसे कहीं फंसते हुए देखती हूँ तो उसकी मदद कर देती हूँ, पर वो मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है, फिर चाहे लॉ स्कूल हो या ऑफिस। तो हेल्प मत करो, जो स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग क्यों बनाना? मुझे लगता है कि हमें जानने की जरूरत है। 1 2 3। ऐसे फंसेगी तो मदद तो करनी होगी ना। हाँ जाओ, बन जाओ महान। चलो आ जाओ। अगर इस दरवाजे से परेशानी है तो दूसरे से बाहर आ जाती। हाँ हाँ, वो दिमाग से पैदल हो क्या? बेवकूफ हो तुम? मेरा नाम है यंग वू, यानी फूल और किस्मत। मतलब फूलों जैसी महकती हुई किस्मत। और अगर अक्लमंद यंग और बेवकूफ वू होता तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। वो यंग वू जिसे बचपन से अब तक पढ़ी हर किताब ज़बानी याद है, वो एक घूमता दरवाजा पार नहीं कर सकती। अक्लमंद और बेवकूफ भी वो यंग वू। $100 bill, 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 $10,000 वॉन दे दो बॉस प्लीज। 10,000 वॉन दे दो। 10,000 वॉन दे दो बॉस। 10,000 वॉन दे दो। 10,000 वॉन दे दो बॉस। 10,000 वॉन दे दो। 10,000 वॉन दे दो बॉस। 10,000 वॉन दे दो। बोला ना भाग जा यहाँ से। 10,000 वॉन। इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। चल जा, पका मत, समझी? 10,000 वॉन दे दो। ऐसा मत कर।
बोला ना वो मत कर। मुझे नहीं छोड़ उसे, करनी। छोड़, नहीं, छोड़। नहीं, मैं नहीं बोला ना दूंगी। छोड़। छोड़ो मुझे। छोड़। नहीं, नहीं, मुझे करने दो सफाई। वो तुझे कर दूंगी छू। डोंग तेरे बाल नहीं हिलाऊं। हाँ। खाना तो नहीं खाया होगा। वो यंग वो सीवीड सुशी लगा दूं? हाँ, आज भी वो यंगू सीवीड सुशी। तो कैसा था पहला दिन? बहुत मुश्किल था। देखा, हमारी यंग वू पहली बार दुनिया का स्वाद चख रही है। क्या बात है। जूरी ट्रायल सुना है तुमने? हाँ सुना है। ऐसे केस में पब्लिक भी हिस्सा लेती है, बस इतना ही पता है। मुझे अपना केस जज और जूरी के सामने लड़ना है, पर मैं बोलने में थोड़ी कच्ची हूँ, तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दोगी? करवा दूंगी। कैसे करवानी है तुम बस इतना बताओ। वो लाइट्स कैमरा एक्शन। बस भी करो। तुझे सच में ऐसा लगता है कि वो यंग वो किसी के काम आ सकती है? हाँ, इसने तो अब तक कोर्ट की शक्ल भी नहीं देखी है। हाँ तो क्या हुआ, कोर्ट जाते ही कितने लोग हैं, सब बस फिल्मों में ही तो देखते हैं। जैसे जॉनी एलएलवी पार्ट 2। मैंने वो फिल्म नहीं देखी। अटर्नी तो देखी होगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सड़क पर सो जाते हैं ये लोग। वो भी नहीं देखी। कानून के हाथ लंबे होते हैं। इन्हें तारीख नहीं, इंसाफ चाहिए जज साहब। इन्हें इनका हक दे दीजिए जज साहब, वरना कानून से भरोसा उठ जाएगा। वाह। सॉरी बॉस, मुझे एक्टिंग नहीं आती। सुनो, कोर्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम संभाल लोगी। बस एक छोटा सा डायलॉग बोलना आना चाहिए। साथ में बोलो, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन। गले से नहीं, अब तुम्हें अपने पेट से चिल्लाना होगा, ऐसे। ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन। बेहतर था, प्रैक्टिस करके बस ऊंचा सुर लगा के बोलना सीख जाओ। मेरे साथ बोलो, आ ए ई ओ ऊ यंग वो। मजाक नहीं, ध्यान से। आ ए बम कदम लगाओ, लगा रही हो ना? चलो बोलो, ई ओ ऑब्जेक्शन। 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 शाबाश, बढ़िया। लोग खड़े हो जाओ। अब आप लोग बैठ सकते हैं। प्रोसिक्यूटर चॉय होनोक यहाँ मौजूद हैं? जी। क्या अटॉर्नी जंग म्यूंग सुक भी कोर्ट में मौजूद हैं? जी। क्या अटॉर्नी वू यंग वू मौजूद हैं? क्या अटॉर्नी वू यंग वू मौजूद हैं? ऐसा नहीं वो, उन्हें जवाब दो। ये बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों है? अटॉर्नी वू। जी। जी माफ करना, अटॉर्नी वू भी यहाँ मौजूद हैं योर ऑनर। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं डिफेंडेंट के इस मुकदमे की, जो कि चॉय योंग रैन पर कत्ल का इल्जाम है। केस नंबर 2022 क्रिमिनल सेटलमेंट ट्रायल 1017। प्रोसिक्यूशन, अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए। क्रिमिनल एक्ट के आर्टिकल 250 पैराग्राफ 1 योर ऑनर और आर्टिकल 254 के मुताबिक डिफेंडेंट पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम बनता है।
डिफेंस, अब आप ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए। डिफेंस, क्या बात है? क्या स्टेटमेंट नहीं देना चाहती? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या कर रही हो? खड़ी हो जाओ। अपनी बात रखने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। मैं ऑटिस्टिक हूँ। क्या? तो हो सकता है हाँ, सही तो कह रही है। मेरी बातें थोड़ी अटपटी और अजीब लगे, पर मुझे कानून से बहुत प्यार है और डिफेंडेंट के लिए मैं उतनी ही मेहनत से लड़ूंगी जैसे बाकी अटॉर्नी लड़ते हैं। अटॉर्नी होने के नाते डिफेंडेंट की मदद की पूरी कोशिश करूंगी और सच्चाई को सबके सामने लेकर आऊंगी। बैठ जाओ। तो तुम्हें कानून से प्यार है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे पति इतनी शक्की है, इतना गालियां दी मुझे कि मन क्या उन्हें मार डालूं। उस हादसे के तुरंत बाद आपने पुलिस को यही बयान दिया था, आपको याद है ना? मैं बस हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ। तो अब आप अपने बयान से पलट रही हैं। क्योंकि उस वक्त पुलिस मेरे सर पर बैठी थी। मैंने घबराकर जो मन में आया बोल दिया, पर सच में जान लेने का कोई इरादा नहीं था। जान लेने का कोई इरादा नहीं था। चलो देखते हैं आपने क्या कहा था। तुम्हारी कड़वी बातें सुनने से तो अच्छा हम दोनों ही मर जाएं। पहले तू मरेगा फिर मैं, दोनों को ही छुटकारा मिल जाएगा। हमला करते वक्त आपने खुद ये बातें विक्टिम से कही थी, कुछ याद आया? हाँ। अगर किसी को मारने का इरादा ना हो तो उसे बार बार मारने की बात करना तो गलत होगा ना? ऑब्जेक्शन! जवाब उगलवाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। डिफेंस प्लीज नीचे बैठ जाइए। यही वो प्रेस है जिससे डिफेंडेंट ने विक्टिम पर हमला किया था। बताइए, इस प्रेस से आपने अपने पति को कहां पर मारा था? सिर पर। सिर पर? यह बताइए, क्या आपको यकीन है आपका जान लेने का इरादा नहीं था? क्या आप नहीं चाहते थे कि आपके पति सच में मर जाए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूशन के सवाल का जवाब दीजिए। माफ कर दीजिए जज साहब, माफ कर दीजिए। मैं बस उन्हीं के लिए जिंदा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो ये नहीं समझते। माफ कर दीजिए मुझे छोड़ दीजिए। वो एक मामूली झगड़ा था। माफ कर दीजिए मुझे, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत अच्छे मिस्टर चोई, ऐसा लगा जैसे किसी गुंडे से बात कर रहे हो। 70 साल की बूढ़ी औरत से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं तो उनके साथ बड़ी नरमी से पेश आ रहा था। तुमने देखा नहीं, मैंने अरेस्ट वारंट की डिमांड तक नहीं की, पर तुम लोग तो हद से आगे बढ़ गए। साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? तुम्हें उसे बेकसूर साबित करना है तो फिर मैं भी पूरा जोर लगाऊंगा। मैं इतना कमजोर नहीं जो जुर्म साबित ना कर पाऊं। इसने तो सजा दिलवाने की कसम खा ली है। आसान नहीं होगा। क्यों ना हम पाक यू सिख को ही कोर्ट में बुलवा लें?
वो खुद ही बोल देगा कि वो सजा नहीं दिलवाना चाहता। क्या हम उसका यही बयान लिखकर कोर्ट में जमा नहीं करवा सकते? क्या ये एप्लीकेशन ग्यूसिक की अपनी हैंडराइटिंग में होगी? नहीं, मैंने उन्हें जो फॉर्म दिया था उन्होंने बस उस पर साइन कर दिया। फिर नहीं, अगर वो खुद आकर बोलेंगे तभी ज्यूरी इस पर गौर करेगी। साइन किए पेपर की कोर्ट में कोई अहमियत नहीं, खासकर ज्यूरी के लिए। पर क्या वो सबके सामने ऐसा बोलेगा? बहुत ही उल्टी खोपड़ी का आदमी है वो, और अटॉर्नी वू को देखते ही वो गुस्सा हो जाता है। पाक ग्यूसिक से सवाल जवाब मैं कर लूंगा। वो तुम सवालों का एक ड्राफ्ट तैयार कर देना। ठीक है, कर दूंगी। मैं कसम खाकर कहता हूं कि जो भी बोलूंगा, कि जो भी कहूंगा वो सब सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और अगर मैंने एक कसम तोड़ी तो मुझे झूठी गवाही के लिए सजा दी जाए। अटर्नी वू, तुम जाओ। क्या? इसे देखकर मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं होता तो मैं भी इसे मारता। जब ये तुम पर भड़का तो उसके बाद जिन्होंने यही कहा था। डिफेंस, आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। चलो जाओ वो, और इसका गुस्सा अच्छे से बाहर निकलने दो। जाओ, गालियां खाओ। ओके। डिफेंस, सवाल करने हैं या नहीं? हम तैयार हैं। कुछ नहीं होगा। हेलो, मैं आपकी वाइफ की अटॉर्नी हूँ, वू यंग वू। ये तू कहा था ना गलती से भी अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना, हैं? तुम सब मिले हुए हो क्या? हैं? सब चाहते हैं कि मैं गुस्से की वजह से जल मरूं। तुम सब मेरी मौत चाहते हो, हैं? विटनेस, मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था इस मनहूस की गंदी शक्ल दिखाने। क्या कर रहे हैं आप? आराम से। जज साहब देखिए, आप कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। ए चुप कर! तुम सब मिले हुए हो। तुम्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। कीड़े पड़ेंगे तुम सब। कुछ देख लेना हरामिया। क्या कर रहे हो? ये बात करोगे? क्या कर रहे हो ये? जज साहब, कोई रोको। ये सबसे बदतमीज बुड्ढा है, मार क्यों नहीं जाता? अरे रोको इसे। हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। अरे तुम आदमी हो या जानवर? जानवर भी तुमसे अच्छे होते हैं। अरे बस कर बुड्ढे। क्या कर रहा है बुड्ढा? लेके जाओ इसे। जैसा कि आप सबने अभी देखा, इस तरह के पति के साथ रहना किसी भी औरत के लिए मुश्किल है। वो हद से ज्यादा शक्की आदमी है और गंदी गंदी गालियां जबान पर रहती हैं। इसके बावजूद डिफेंडेंट ने पूरी जिंदगी इनके साथ गालियां सुनते हुए इनकी दिमागी बीमारी का ख्याल रखा। वो एक ऐसी पत्नी है जो हमेशा गालियां सुनती रही और एक दिन उनका सब्र टूट गया। पर वो ऐसी बीवी नहीं है जो पति के कत्ल का इरादा रखे, और इन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास है और पछतावा भी। योर ऑनर, हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही अचानक विक्टिम की मौत हो गई। क्या कहा? क्या? किसकी मौत हो गई? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए क्या? मैम, हम कत्ल की कोशिश के इल्जाम को कत्ल में बदलवाना चाहते हैं। इस केस में इल्जाम को अभी के अभी फौरन बदला जाए।
उनसे सवाल पूछने नहीं जाती तो मिस्टर पाग्यू से गुस्से में आग बबूला नहीं हुए होते। नहीं, अगर मैंने ये केस हाथ में लिया ही नहीं होता तो शायद मिस्टर पाग्यू से आज जिंदा होते। मैंने पहली बार जो सबके सामने शब्द बोले वो थे चोट पहुंचाना। और जिस इंसान ने पहली बार कहा कि मैं बड़ी होकर अटॉर्नी बनूंगी वो आप थी आंटी। कितनी अजीब बात है। मैं अपने पहले ही केस में साबित करना चाहती थी आपने कत्ल नहीं किया, बस चोट पहुंचाई। तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने पहले कभी कोई केस नहीं लड़ा, इसलिए अच्छा करना चाहती थी, अच्छा वकील कहलाने के लिए। मैं लालच में आ गई। आपके पति मेरी वजह से नहीं रहे, माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पति की थी, जो आज से 20 साल पहले एक छोटी सी बच्ची के सामने प्यार से बात करने की बजाय गंदी गालियों की भाषा बोलने लगे। गलती मेरी है जो मैंने प्रेस उठाई और ये भी नहीं सोचा कि वो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। बेचारे सर दर्द से हमेशा छटपटाते रहते थे और मैंने उनके साथ ऐसा किया। मैं ईश्वर, मैंने क्या किया? बहुत गलत किया। ये सब क्या हो गया? मुझे छोड़कर चले गए, अकेला छोड़ दिया मुझे। आ जाओ। मैं पाग्यू शेख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आया। उनकी मौत की वजह वही है, ब्रेन हैमरेज। सबड्यूरल हेमाटोमा की सर्जरी कराई थी पर वो वापस हो गया। वो प्रेस देख के तुम्हें किसी की याद आती है? वो जो मोबी डिक में थी। हम बैक विल? हाँ वही, हम बैक। हाँ, उन्होंने इतनी भयानक चीज उनके सिर पर दे मारी। वो लकी थे, वरना उसी वक्त मर जाते। क्या हुआ? सब ठीक है? ऐसी बहुत सारी बातें ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। किसी की बात को दोहराना और अजीब बातें बोलना, जैसे कि रबड़, चम्मच, कनक और किसी को मुंह पर जवाब देना। अच्छा, गलत है क्या? मुझे नहीं पता था। खासकर वेल्स के बारे में बातें तब करो जब और कोई रास्ता ना बचे। पर यहाँ बस हम दोनों ही हैं, तो हम थोड़ी बुरा मानेंगे। हम तो बातें कर ही सकते हैं, है ना? हैं? अगर बस हम दोनों ही हो तो क्या जब हम चाहें वेल्स के बारे में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, कर सकते हैं।
लगता है कि क्यूसी के डॉक्टर को भी ऐसा ही दिखा होगा। क्या वो भी ये देखने में चूक गए होंगे कि वेल्स अंडे नहीं देती क्योंकि प्रेस देखने में हम्बैक जैसी मजबूत है? क्या? सिर्फ क्रिमिनल लॉ को मत देखो, सिविल लॉ के बिना केस सॉल्व नहीं होगा। हमें सिर्फ प्रेस पर ध्यान नहीं लगाना है। वो बेचारे हमेशा सर दर्द से छटपटाते रहते थे। पुलिस स्टेटमेंट, लाइन नंबर 7, पेज 24। मैं सोफे पर लेटा था, सामान आया तो लगा सिर दर्द से फट जाएगा। उन्हें पहले से सिर दर्द होता था, सिर में प्रेस लगने से भी पहले। तो हो सकता है कि ब्रेन हैमरेज प्रेस की वजह से हुआ ही ना हो। डिफेंस विटनेस से सवाल कर सकती हैं। सबड्यूरल हेमाटोमा भी दो तरीके से होता है, एक जो बाहरी चोट लगने से हो और दूसरा जो बीमारी की वजह से खून के बहने से हो। क्या ये सही है? हाँ, यूसिक के हेमरेज की वजह बाहरी चोट है। इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे डॉक्टर? क्योंकि उन पर प्रेस से वार किया गया था और वार की वजह से वो बेहोश हो गए थे। फिर तो उनकी खोपड़ी पर गहरी चोट के निशान होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं था। तो उनके सिर पर कोई गहरे जख्म या कोई खरोच के निशान तो आए होंगे ना? ऐसा भी कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसे सिर को बचाया था। तो क्या उनके हाथ पर कोई चोट आई थी? हाँ, थोड़ा बहुत, पर ज्यादा कुछ नहीं था। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा डॉक्टर कि प्रेस का वार एक जानलेवा हमला था, जबकि ना तो उससे कोई फ्रैक्चर हुआ, ना गहरा जख्म, ना कोई खरोच? अब मैं कोई डिटेक्टिव तो हूं नहीं मैडम। मुझे बताया गया प्रेस से वार हुआ, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए, तो उसी हिसाब से जांच करके रिपोर्ट बना दी। अब क्या मैं ये जांच करूं कि वो प्रेस लगने से बेहोश हुए या नहीं? अगर आपकी जांच की वजह से कोई जेल से बच सकता है तो आपको करनी चाहिए ना? ऑब्जेक्शन। ऐसे सवाल का इस केस से कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। सिर्फ केस से जुड़े सवाल ही। केस से जुड़े सवाल ही? हाँ, क्या? पाक यूसिक 81 साल के थे। विटनेस, आप ये जानते हैं ना? हाँ। उन्हें दिमागी बीमारी डिमेंशिया थी। क्या आपको ये पता है? जी हाँ। तेज सिरदर्द दिमागी हेमाटोमा की शुरुआती निशानी है, ये बात आप जानते हैं? हाँ। जिस दिन ये हादसा हुआ था, प्रेस लगने से पहले ही पाक यूसिक दर्द से तड़प रहे थे। लगता है सिर फट जाएगा। आप ये जानते थे? क्या? मैं सोफे पर लेटा हुआ था, डिलीवरी आई तो लगा सर दर्द से फट जाएगा। यूसिक ने पूछताछ में पुलिस को यही स्टेटमेंट दिया था। ये तो मुझे पता नहीं था। बुढ़ापे में सबड्यूरल हेमाटोमा अचानक ही पैदा हो जाता है और डिमेंशिया के मरीजों में ये अक्सर पाया जाता है। मैंने सही कहा? हाँ। 81 साल की उम्र और डिमेंशिया की मेडिकल हिस्ट्री और हादसे से ठीक पहले उन्हें होने वाले सिर दर्द के बाद भी क्या आपको यकीन है कि पाक यूसिक को सबड्यूरल हेमाटोमा बाहरी चोट की वजह से ही हुआ था? क्या ये मुमकिन नहीं मरीज को अचानक सबड्यूरल हेमाटोमा हुआ हो? दिमागी बीमारी से सबड्यूरल हीमाटोमा होना पूरी तरह मुमकिन है। पाक यूसिक के मेडिकल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम ये डायग्नोसिस सबमिट करते हैं, जिसमें लिखा है कि पाक यूसिक की मौत बीमारी से हुई, ना कि उनकी पत्नी के प्रेस के वार से। ये रही 3 स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट। योर ऑनर, विटनेस का जो स्टेटमेंट था, पाक यूसिक को ब्रेन हेमरेज डिफेंडेंट के हमले की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये मुमकिन है कि उनकी पुरानी बीमारी उसकी वजह थी और इसीलिए डिफेंडेंट के हमला करने और विक्टिम की मौत के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तो डिफेंडेंट पर सिर्फ चोट पहुंचाने का केस चलाया जाए, कत्ल का नहीं। आपको क्या लगता है
क्या आप इल्जाम की धारा में बदलाव को लेकर सहमत हैं? आ जाओ। अटॉर्नी वू, कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हाँ। मर्डर का इल्जाम हटा दिया और चोट पहुंचाने के जुर्म में प्रोबेशन मिल गया। कांग्रेट्स। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अच्छा, मैडम चौंगरन मिलना चाहती थी तो मैं उन्हें यहीं पर तुमसे मिलवाने के लिए ले आया। एक सेकंड है, आइए, वो यहीं है। अटर्नी वो बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बेटा।